है रोमांसिंग द बैलेंस शीट। इस किताब को मशहूर फाइनेंशियल मैनेजमेंट गुरु अनिल लांबा ने लिखा है। अनिल लांबा अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए मशहूर हैं, जिसके जरिए उन्होंने देश और दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस चलाने वाले लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पाठ सीखने में मदद करी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ABC। ऐसे लोगों की गिनती बहुत ज्यादा है जिन्हें लगता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट केवल फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसके जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक ही सीमित है। मगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो अनिल लांबा द्वारा लिखी गई रोमांसिंग द बैलेंस शीट किताब की बुक समरी के पहले एपिसोड में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सच्चाइयों से रूबरू होने वाले हैं। वहीं अनिल लांबा लोगों को फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाने के लिए एक तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। अपने इस मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिले जो फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में सीखना चाहते थे। लेकिन अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान जितने भी लोगों से मिलते थे, उन लोगों में दो बातें कॉमन यानी समान देखते थे। एक तो वो सभी लोग खुद को नॉन फाइनेंस व्यक्ति के तौर पर देखते थे, यानी उन्हें लगता था कि वो फाइनेंस से जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरी चीज ये थी कि वो सभी लोग फाइनेंस को एक बहुत उलझा हुआ विषय समझते थे और उन्हें लगता था कि ये उनकी समझ से बाहर की चीज है। लेकिन जब लोग लेखक के मेंटरशिप प्रोग्राम को पूरा करते थे तो उनके मन से ये गलतफहमियां पूरी तरीके से निकल चुकी होती थी। लेखक के मेंटरशिप प्रोग्राम को पूरा करने के बाद लोगों में काफी बदलाव देखे गए। वो अपने संगठनों की फाइनेंशियल हालत को बेहतर तरीके से समझने लगे और साथ ही वो इस बात को भी बेहतर ढंग से समझ रहे थे कि फाइनेंस उनकी नौकरी या व्यापार का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेखक ने उन्हें ये समझाने में भी मदद की थी कि फाइनेंशियल प्रिंसिपल बेहद आसान होते हैं और वो पूरे तरीके से कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं। लेखक का कहना है कि एक पाठक के तौर पर अगर आप भी खुद को नॉन फाइनेंस व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं तो इसकी दो वजह हो सकती है। सबसे पहले तो ये मुमकिन है कि आपको नंबरों से डर लगता है। लेखक आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आप पूरी किताब को समझ लेंगे तो आपको जो नतीजे चाहिए उनको आप अपने हिसाब से संभालने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपकी जिंदगी में जिन नंबरों के साथ आपका सामना होता है वो आपके लिए कोई रहस्य या डरावनी चीज बनकर नहीं रह जाएंगे। आप खुद के भीतर आत्मविश्वास को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप ये सोचते हो कि फाइनेंस मैनेजमेंट केवल फाइनेंस डेटा को इकट्ठा करना और उसको रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक सीमित होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अकाउंटिंग और फाइनेंस के बीच कंफ्यूज हैं। दरअसल डेटा कलेक्ट करना, उसे रिकॉर्ड करना और ऑर्गेनाइजेशन के लेन देन को पेश करना अकाउंटिंग के तहत आता है। बेशक आपको ये सब नहीं करना है क्योंकि ये सारा काम तो अकाउंट डिपार्टमेंट के हिस्से में होता है। लेकिन अगर आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक नॉन फाइनेंस व्यक्ति हैं। अगर गौर किया जाए तो शायद इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कह सके कि मैं नॉन फाइनेंस व्यक्ति हूँ, क्योंकि ऐसे फैसले लेने की काबिलियत जिनकी मदद से आप फाइनेंशियल रूप से मुनाफा कमा सकें वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत आता है। जहाँ से अकाउंटिंग का काम खत्म होता है वहीं से फाइनेंस की दुनिया शुरू होती है। हो सकता है आपको अकाउंटिंग समझ में ना आती हो, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप फाइनेंस को नहीं समझ सकते। अब में आप जानेंगे कि किस तरीके से आप ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली मजबूत कर सकें। हम अपनी जिंदगी में हर वक्त फाइनेंशियल फैसले लेते रहते हैं और कई बार तो हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं और आपके पास एक क्लाइंट आता है जो आपसे आपका प्रोडक्ट बड़ी मात्रा में खरीदना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो रेट यानी दाम थोड़े कम देना चाहता है। अब ऐसे में आप किन चीजों को ध्यान में रखकर अपना फैसला करेंगे? हालांकि ये सच है कि आप कई चीजों को ध्यान में रखकर अपने फैसले तक पहुंचेंगे, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो एक मार्केटिंग का फैसला नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल फैसला होने वाला है। चाहे आप एक खुद की कंपनी चला रहे हो या आप एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन के तहत काम करते हो या फिर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन को मुनाफा कमाने में सहयोग करें। और आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको ये एहसास होगा कि आपके द्वारा उठाए गए कदम किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन पर असर डालते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे अहम चीज इस बात का एहसास होना है कि आपके द्वारा उठाए गए कदम किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफे या विकास पर असर डालेंगे। इसके बाद आपको ये तय करना होगा कि आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत ही करेंगे और किसी तरीके से कमजोर नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वो सारे व्यक्ति जिनके फैसलों से ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफे पर असर पड़ता है वो सभी फाइनेंस व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक अकाउंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ज्यादा नॉन फाइनेंस व्यक्ति होता है। अकाउंटेंट इकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वारा उठाए गए कदम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हालत पर प्रभाव नहीं डालते हैं। जब वो सभी लोग जो आमतौर पर खुद को नॉन फाइनेंस व्यक्ति कहते हैं अपने फैसले ले चुके होते हैं तो उसके बाद अकाउंटेंट डेटा इकट्ठा करता है और उसके हिसाब से नतीजे निकालता है। इसके जरिए हमें पता चलता है कि लोगों के द्वारा उठाए गए कदम ने किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा पहुंचाया है या घाटा दिलाया है। संगठन का एक अकाउंटेंट क्रिकेट मैच के स्कोर कीपर की तरह होता है।
कोई भी मैच जीतने के लिए स्कोर कीपर की भूमिका अहम नहीं होती है, बल्कि अहम भूमिका तो मैच में खेलने वाले खिलाड़ियों की होती है। लेकिन अगर मैच के दौरान स्कोर कीपर नहीं होगा तो मैच के मायने भी नहीं रह जाएंगे। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लोग उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का व्यक्ति होशियारी के साथ फाइनेंस को समझता है तो ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा कमाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे घाटा उठाना पड़ेगा। शीट एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी संगठन की एसेट और लायबिलिटी दर्ज की जाती है। लायबिलिटी के अंतर्गत एक ऑर्गेनाइजेशन की देनदारियां आती हैं, यानी वो चीजें जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ने उधार लिया हो और उन्हें चुकता करना बाकी है। जब किसी बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है तो ज्यादातर मौकों पर वो उधार लेता है। अगर बिजनेस अपना ये उधार बिजनेस के मालिक से हासिल करता है तो वो कैपिटल कहलाता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि एक बिजनेस अपने मालिक के पैसे से उधार क्यों ले रहा है, मगर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अकाउंटिंग में आसानी रहे। इसी के तहत बिजनेस के मालिक को ऑर्गेनाइजेशन से स्वतंत्र और अलग मानकर चला जाता है। अब अगर बिजनेस अपने पैसे की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से पैसा हासिल करता है तो वो लोन कहलाता है। इसीलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी हेडिंग के अंदर मालिक से हासिल किए गए पैसे और बाहर से हासिल किए गए पैसों को अलग अलग लिखा जाता है। इसके अलावा जो लायबिलिटी होती है उन्हें करंट लायबिलिटी कहा जाता है। करंट लायबिलिटी में वेंडर और सप्लायर को दिए जाने वाले पैसे, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि का खर्चा शामिल होता है। वहीं बैलेंस शीट की दूसरी ओर एसेट की हेडिंग होती है। एसेट के जरिए ये पता चलता है कि कंपनी किन किन चीजों का मालिक है, यानी कंपनी ने जो पैसे कैपिटल और लोन के जरिए हासिल किए थे उनसे उसने क्या क्या चीजें खरीदी हैं। आमतौर पर एसेट में बिल्डिंग, जमीन में निवेश, मशीनरी, कंप्यूटर आदि शामिल होते हैं। ये सारे फिक्स्ड एसेट कहलाते हैं। एसेट में एक और कैटेगरी होती है जिसे करंट एसेट के नाम से जाना जाता है। करंट एसेट में बैंक बैलेंस, कैश, कंपनी द्वारा दिए गए उधार और इन्वेंट्री आदि शामिल होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन साल भर में अनगिनत चीजों का लेन देन करता है, इसलिए ये एक लीगल जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशन साल में एक दफा बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट तैयार करे। लेकिन अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस शीट हर महीने या हो सके तो हर हफ्ते तैयार करनी चाहिए। अगर आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने का काम अकाउंटेंट का समझा जाता है। इसके साथ ही लोगों का ये मानना होता है कि इस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए आपको अकाउंट्स की अच्छी खासी पढ़ाई करनी जरूरी है। जो लोग ये मानते हैं वो काफी हद तक सही भी हैं। अगर आप अकाउंट की पारंपरिक पढ़ाई के जरिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे तो वाकई इसमें कई सालों का समय लगता है। लेकिन लेखक का कहना है कि वो बेहद आसान तरीके से कुछ ही मिनट के भीतर एक आम आदमी को अपने लिए पेंशन स्टेटमेंट तैयार करना सिखा सकते हैं। उनके इस तरीके के जरिए एक आम आदमी बैलेंस शीट के साथ साथ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना भी सीख सकता है। एक अकाउंटेंट जब बैलेंस शीट तैयार करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले सभी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का हिसाब उठाता है और उन्हें एक प्रोसेस के जरिए छांटकर बैलेंस शीट को तैयार करता है। इस प्रोसेस को समझना एक आम आदमी के लिए मुश्किल काम साबित हो सकता है। लेखक कहते हैं कि अपनी बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए आप इस प्रोसेस को हटाकर सीधे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको जांचें और उसके बाद ट्रांजैक्शन के आइटम को सीधे स्टेटमेंट में डाल दें। वो ये है कि आमतौर पर एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, और अब तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि प्रॉफिट का अंदाजा आप ऊपरी सतह से नहीं लगा सकते हैं। आपकी कंपनी क्या वाकई प्रॉफिट कमा रही है या घाटे में जा रही है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी, उसको इकट्ठा करना होगा और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना होगा। तब जाकर आप ये पूरी तरह समझ पाएंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा यानी प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। चलिए अब अपने ऑर्गेनाइजेशन के मुनाफे यानी प्रॉफिट को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट को एक परिभाषा देते हैं और कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक बेसिक लेवल पर यह समझा जाता है कि टोटल इनकम एंड एक्सपेंस यानी खर्चा घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है। और जाहिर तौर पर प्रॉफिट एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है या वो एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर होने की स्थिति में वो लॉस यानी घाटा कहलाया जाता है। आमतौर पर हम लोग एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की भाषा में दोनों का मतलब अलग होता है। अकाउंटिंग की दुनिया में एक्सपेंडिचर उस पैसे को कहते हैं जिसके जरिए हम एसेट तैयार करते हैं या फिर वो पैसा व्यय होता है। इस तरीके से अकाउंट्स की दुनिया में एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस से ज्यादा बड़ा शब्द माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सपेंडिचर के अंदर एक्सपेंस और एसेट दोनों शामिल होते हैं। अब अपने प्रॉफिट को समझने के लिए हमें अपने एक्सपेंडिचर को पहले एक्सपेंस और एसेट में बांटना होगा। इसी वजह से हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जैसे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। जो मनी ऑर्गेनाइजेशन को हासिल होती है उसको इनकम और लायबिलिटी में अलग अलग बांटना चाहिए, और इसी तरह जो पैसे ऑर्गेनाइजेशन खर्च कर रहा है उसको भी एक्सपेंस और एसेट के दो अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहिए। इसके बाद जब आप इनकम में से एक्सपेंस को हटाएंगे तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का सही मायने में प्रॉफिट पता चलेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख रुपए खर्च करके एक नई मशीन खरीदी, फिर 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा और 50,000 रुपए की सैलरी कर्मचारियों को देने के बाद एक उत्पाद बनाया।
जिसे 4 लाख की कीमत पर बाजार में बेचा। अगर हम उत्पाद को बनाने में पूरा एक्सपेंडिचर देखें तो 7,50,000 रुपए बैठ रहा है। तो इस हिसाब से 4 लाख की कीमत पर उत्पाद बेचकर आपका ऑर्गेनाइजेशन 3,50,000 रुपए का नुकसान उठा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आइए एक बार अपने हिसाब किताब को फिर से दोहराते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने मशीनरी पर जो 5 लाख रुपए खर्चा किए हैं, क्या वो वाकई में एक एक्सपेंस यानी खर्चा है या फिर वो एक एसेट है? जाहिर तौर पर मशीनरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होने वाली है। इसके बाद जो पैसे रॉ मटेरियल और सैलरी पर खर्च किए गए हैं वो वाकई में ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सपेंस यानी खर्चा है। इसके बाद उत्पाद को बेचकर जो सेल्स हमें हासिल हुई है वो सही तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इनकम है। अब अगर उत्पाद को बनाने के लिए सही मायने में ऑर्गेनाइजेशन को जो एक्सपेंस करना पड़ रहा है वो रॉ मटेरियल और सैलरी का है। रॉ मटेरियल के लिए कंपनी ने कुल 2 लाख रुपए खर्चे हैं और सैलरी के लिए 50,000 रुपए खर्च करे हैं। इस तरीके से उत्पाद बनाने में जो खर्चा आया है वो 2,50,000 रुपए का है। कुल 2,50,000 रुपए के खर्चे में उत्पाद बनाकर आपके ऑर्गेनाइजेशन ने उसे 4 लाख रुपए की कीमत में बेचा है। तो इस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन को 1,50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो क्या अब जो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकाला है वो पूरे तरीके से सही है? शायद नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। हमारी एक्सपेंस की लिस्ट में पहला आइटम रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने 2 लाख रुपयों की कीमत अदा करके खरीदा था, लेकिन इस कीमत का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। ये जानने के लिए कि रॉ मटेरियल वाकई में एक एक्सपेंस है या नहीं, इसके लिए हमें कुछ सवाल करने होंगे। क्या 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल 4 लाख रुपए की इनकम हासिल करने के लिए खरीदा गया था? क्या 2 लाख रुपए की कीमत में खरीदा गया रॉ मटेरियल 4 लाख रुपया कमाने के दौरान पूरा खर्चा हो गया? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन दोबारा 4 लाख रुपए कमाना चाहता है तो क्या उसे दोबारा 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदना होगा? अगर आप इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में हासिल करते हैं तो आप बेशक रॉ मटेरियल को एक एक्सपेंस के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको अपना जवाब ना हासिल होता है तो आप ये देखिए कि 4 लाख रुपए कमाने के लिए कितना एक्सपेंस यानी खर्चा करना पड़ा। अगर आपको केवल 1,80,000 रुपए खर्च करने पड़े और 20,000 अभी भी स्टोर में बाकी है तो आपको 1,80,000 रुपयों को एक्सपेंस में लिखना है और बाकी बचे हुए 20,000 रुपयों का आप बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के तहत लिख सकते हैं। इसी तरीके के सवाल आपको सैलरी के संबंध में भी पूछने होंगे। अगर आपने सैलरी का कुछ हिस्सा एडवांस के तौर पर दिया है तो वो हिस्सा बैलेंस शीट के एसेट कैटेगरी में दर्ज किया जाना चाहिए। इसी तकनीक का इस्तेमाल आपको खरीदी गई मशीनरी के लिए भी करना है। क्या आपने केवल 4 लाख रुपए का मुनाफा कमाने के लिए 5 लाख की मशीनरी खरीदी है? अगर आप दोबारा 4 लाख रुपए का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो क्या आपको दोबारा ये मशीन खरीदनी होगी? अगर आपको इन सवालों का जवाब हाँ में मिलता है तो इसका मतलब है कि मशीनरी आपके लिए एसेट नहीं है। अब इसे ऐसे समझें कि यदि कोई मशीन, बिल्डिंग या इक्विपमेंट उत्पादन के समय पूरी तरीके से खर्च हो जाए तो उसे एक एक्सपेंस के तौर पर लिखा जाना चाहिए। वहीं अगर कोई रॉ मटेरियल, स्टेशनरी या सैलरी पूरी तरीके से खर्च नहीं हुई है तो उसे उसके पूरे खर्च होने तक आप एसेट के तौर पर दर्ज कर सकते हैं। अंत में किसी भी चीज के एसेट होने या ना होने का सबसे बड़ा टेस्ट उसका खर्च होना होता है। चलिए अब मान लेते हैं कि जो रॉ मटेरियल खरीदा गया था उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल हो गया और किसी तरह की सैलरी का एडवांस पेमेंट भी नहीं किया गया था। ये भी मान लेते हैं कि जो मशीन 5 लाख रुपए की कीमत अदा करके खरीदी गई थी उससे केवल एक बार 4 लाख का उत्पादन नहीं होने वाला था, बल्कि ये मशीन अगले 10 सालों तक इसी तरह 4 लाख रुपए हर साल कमाने के लिए मदद करने वाली थी। पल के लिए मान लीजिए कि आप एक टेबल व्यापारी हैं। आप एक टेबल को 1,000 रुपए की कीमत पर खरीदते हैं और उसे 1,500 की कीमत पर बेचते हैं। आप एक साल में 10 टेबल खरीदते हैं, लेकिन साल के आखिर में आप सभी 10 टेबल को बेचने में असफल रहते हैं और आपने पूरे साल के दौरान कुल 6 टेबल बेचने में सफलता पाई है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने जो 10 टेबल खरीदी थी वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में दर्ज की जाएंगी। आपने 1,000 रुपए प्रति टेबल की दर से 10 टेबल खरीदी थी तो आपका कुल एक्सपेंस 10,000 रुपए हुआ। आपने जो टेबल बेचने में सफलता हासिल की वो आपकी इनकम कैटेगरी में दर्ज की जाएगी। 1,500 रुपए प्रति टेबल की दर से आपने 6 टेबल बेचने में सफलता हासिल की थी, तो इस तरीके से आपकी कुल इनकम हुई 9,000 रुपए। तो अब सवाल उठता है कि आपने इस साल मुनाफा कमाया है या घाटा उठाया है। अगर हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के हिसाब से देखें तो हमें घाटा नजर आएगा, लेकिन हमारा कॉमन सेंस हमें बताता है कि हमें घाटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपए की टेबल खरीद कर उसे 1,500 की कीमत पर बेचा, यानी हर टेबल पर आपने 500 रुपए का मुनाफा कमाया है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 6 टेबल बेचकर आपने 3,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। इस तरीके से कॉमन सेंस तो कह रहा है कि आपने मुनाफा कमाया है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के हिसाब से आप घाटे में हैं। अब जब आपका कॉमन सेंस और अकाउंटिंग अलग अलग जवाब दे रहा हो तो आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? इस सवाल के जवाब में लेखक कहते हैं कि जब भी आपके कॉमन सेंस और अकाउंटिंग के बीच खींचातानी चल रही हो और दोनों के जवाब अलग अलग हों तो आपको अपने कॉमन सेंस पर विश्वास करना चाहिए। अभी इस केस में अकाउंट घाटा दर्शा रहा है, लेकिन कॉमन सेंस कह रहा है कि आपको फायदा हुआ है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। तो ये गड़बड़ आखिरकार कहाँ हो रही है? अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि एक्सपेंस की कैटेगरी में वही चीजें शामिल होती हैं जिनका हम पूरे तरीके से उपयोग कर चुके होते हैं,
ना कि वो चीजें जिन पर हमने पैसे खर्च किए होते हैं। हमने अपनी अकाउंटिंग में पूरे 10 टेबल का हिसाब जोड़ दिया, जबकि हमने केवल 6 टेबल को बेचने के लिए उपयोग किया था। अगर 6 टेबल का हिसाब लगाया जाए तो हमारा एक्सपेंस केवल 6,000 रुपए का आएगा, ना कि 10,000 रुपए। हालांकि अब हम ये बात जान चुके हैं कि एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर केवल वही आइटम आते हैं जिनका हम पूरी तरीके से उपयोग कर चुके होते हैं, यानी हम उन्हें पूरे तरीके से खर्च कर चुके होते हैं। लेकिन अकाउंटेंट कभी भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाएगा। अकाउंटेंट हमेशा आपके द्वारा खरीदी गई चीजों को एक्सपेंस कैटेगरी के भीतर डालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अकाउंटेंट खर्च के हिसाब से एक्सपेंसेस को क्यों नहीं दर्ज करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अकाउंटेंट की जॉब ये होती है कि वो सारी खरीद, बिक्री और दूसरी ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखे। कौन सा आइटम कितना खर्च हुआ है या कितना उपयोग हुआ है, इसका हिसाब रखना अकाउंटेंट का काम नहीं होता है। और हमने जो उदाहरण दिया था उसमें केवल 10 टेबल थी, जिसमें से 6 की बिक्री हो गई थी। यहाँ पर मात्रा ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए हमारे लिए हिसाब लगाना थोड़ा आसान हो गया था। लेकिन असल जिंदगी में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भारी मात्रा में अलग अलग किस्म का रॉ मटेरियल खरीदती है। ऐसे में कौन से आइटम का कितना उपयोग हो चुका है, इस चीज का हिसाब रखना खुद में एक फुल टाइम जॉब की तरह होता है। बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस इसलिए करती है क्योंकि उनका निर्माण बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम के जरिए किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड किया जाता है, जहां पहली बार उसे डेबिट साइड पर और दूसरी बार उसको क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। इस तरीके से आखिरकार जो एक साइड पर कुल डेबिट होता है वही लायबिलिटी की साइड पर कुल क्रेडिट के बराबर नजर आता है, और इसी वजह से बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस में नजर आती है। लेकिन इस तरीके का जवाब हमारे कॉमन सेंस के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब चलिए बैलेंस शीट को एक कॉमन सेंस के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि बैलेंस शीट की एक तरफ लायबिलिटी दर्ज होती है और दूसरी तरफ एसेट। इसका मतलब है कि अगर हम 100 रुपए उधार लेते हैं तो उसके बाद उधार लिए 100 रुपयों से अलग अलग एसेट खरीद लेते हैं, तो बैलेंस शीट खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। क्या हो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपए उधार लेता है और उस पैसे को कहीं भी खर्च नहीं करता है, या फिर मान लीजिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपए का उधार लेकर केवल 90 रुपए खर्च करता है, तो ऐसी स्थिति में बैलेंस शीट कैसे बैलेंस होगी। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपए उधार लेकर केवल 90 रुपए खर्च करता है तो 10 रुपए कैश के रूप में उसके बैंक में मौजूद रहेंगे और बैंक बैलेंस करंट एसेट के तहत बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपए उधार लेता है और उसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं करता है तो बैंक में 100 रुपए पड़े रहेंगे और बैंक बैलेंस कलेक्ट के तहत बैलेंस शीट में रखा जाएगा, जिससे बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। अब ऐसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन 100 रुपए उधार लेकर 110 रुपए खर्च करता है, तो क्या ऐसा करना मुमकिन है? इसका जवाब है कि जी हाँ, ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो जो 10 रुपए का फर्क है वो करंट लायबिलिटी के तहत बैलेंस शीट में दर्ज किया जाएगा और बैलेंस शीट फिर से बैलेंस हो जाएगी। यानी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जहाँ पर बैलेंस शीट बैलेंस ना आए। चलिए अब बात करते हैं उन स्रोतों यानी सोर्स की जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्राप्त होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसे की जरूरत होती है तो उसके पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए केवल एक ही सोर्स होता है और वो है उधार लेना। एक ऑर्गेनाइजेशन या तो अपने मालिक से उधार लेती है या फिर किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति से फंडिंग हासिल करती है। वहीं जब ऑर्गेनाइजेशन अपने मालिक से फंडिंग हासिल करती है तो उसे कैपिटल कहा जाता है, और अगर ये फंडिंग कोई बाहरी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन देता है तो वो लोन कहलाता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि ज्यादातर बिजनेस के असफल या सफल होने के पीछे उनके प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी या उनकी गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर लेबर से जुड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन दुनिया भर में बिजनेस के फेल होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। वहीं अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस वजह से होता है क्योंकि उसमें काम करने वाले लोगों का ये मानना होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट का जिम्मा है। तो अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो ज्यादातर अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। वहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा काम है जिसकी जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर व्यक्ति के कंधों पर होती है। हालांकि लेखक का कहना है कि वो ये नहीं जताना चाहते कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को केवल अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बदौलत सफलता हासिल करवा सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी मार्केटिंग स्किल और एक काबिल टीम जरूरी होती है। लेकिन खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके सारे प्रयासों पर पानी फेर सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा पहलू है जो अपने दम पर किसी अच्छे खासे बिजनेस को खराब कर सकता है। अब अगर अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना ज्यादा जरूरी है तो एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परिभाषा क्या होती है? ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा। तो लेखक के अनुसार एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है और इनको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। अब लेखक का कहना है कि अगर आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप इन 2 गोल्डन रूल को नहीं तोड़ेंगे तो वो आपसे ये वादा करते हैं कि आप कभी भी खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उन दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे जो दूसरों को करनी पड़ती है। वहीं एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए जो पहला गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि कभी भी अपने पैसे को सुनिश्चित किए बिना निवेश मत कीजिए कि जो एसेट आप खरीदना चाहते हैं वो आपको कम से कम इतना रिटर्न दे सकते हैं कि जिससे आपको अपने कैपिटल के बराबर रकम हासिल हो जाएगी। फिलहाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इस गोल्डन रूल को समझाने के लिए लेखक बैलेंस शीट का सहारा लेते हैं। तो अब आपको ये मालूम होगा कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी की कैटेगरी होती है उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है।
वहीं बैलेंस शीट की एसेट कैटेगरी में हमें ये पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग सोर्स से पैसे हासिल होते हैं, लेकिन आपके लिए ये ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि इनमें से कोई भी सोर्स मुफ्त में आपको पैसा नहीं दे रहा है। इसे ऐसे समझें कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से भी पैसा हासिल करता है, इसके लिए उसे एक कीमत चुकानी होती है। वहीं अक्सर हम इस कीमत को ध्यान से हटा देते हैं और उसके बाद जो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है वो कहीं ज्यादा होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलने वाली है। कहते हैं कि उन्होंने बिजनेस की दुनिया से जुड़े अनेक लोगों से मुलाकात की है और वो जब भी उनसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जानकारी है, तो बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। यही सवाल लेखक अब आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जानकारी रखते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एक CEO हैं और उसके बाद आप इस सवाल का तुरंत जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आपके लिए ये एक चिंताजनक स्थिति है। आइए सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन की जा सकती है। बैलेंस शीट में अपनी चर्चा को सीमित रखने के लिए हम 1000 रुपए को अपना कैपिटल मानकर चल सकते हैं। अब ध्यान कीजिए कि पहला गोल्डन रूल क्या कहता है। तो अगर बैलेंस शीट की भाषा में कहा जाए तो पहला गोल्डन रूल कहता है कि हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने कितनी कीमत चुकाई है, और इसके बाद ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बैलेंस शीट का जो राइट हैंड साइड है उसमें हमें कम से कम लेफ्ट हैंड साइड के बराबर या उससे ज्यादा इनकम हासिल हो। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पर हमें जो फंड सोर्स के जरिए मिलते हैं उनकी कीमत का पता लगाना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें जो 1000 रुपए का आंकड़ा दिखता है उसमें 4 चीजों का योगदान है। सबसे पहले कैपिटल, फिर रिजर्व और उसके बाद लोन जिस पर 12% का ब्याज चुकाना है, और अंत में क्रेडिटर्स। अब आगे बढ़ने से पहले इस लिस्ट को गौर से देखिए और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि इनमें से कौन कौन से सोर्स की ऑर्गेनाइजेशन कीमत अदा करने वाली है। सबसे पहले जो नाम नजर आ रहा है वो कैपिटल का है। कैपिटल बिजनेस के मालिक की तरफ से दिया गया योगदान है। बिजनेस मालिक रिस्क टेकर के रूप में मौजूद होता है और उसको रिटर्न मिलने की कोई गारंटी नहीं होती है। इसे ऐसे समझें कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को घाटा उठाना पड़ेगा तो बिजनेस के मालिक को कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मालिक को पैसे वापस लौट आने की कोई बाध्यता नहीं होती है, इसलिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि मालिक की ओर से जो पैसा दिए जाते हैं वो एक प्रकार से मुफ्त होते हैं। अब आती है रिजर्व की बारी। तो रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हासिल हुए प्रॉफिट के उस हिस्से को कहते हैं जिसे वापस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड घोषित करता है तब भी रिजर्व में से कोई भी डिविडेंड नहीं जारी किया जाता। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि रिजर्व भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुफ्त रूप से इस्तेमाल के लिए मौजूद होता है। इसके बाद अगले आइटम का नाम है लोन। ये बात तो हर कोई जानता है कि लोन हासिल करने के लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। इसके साथ ही पहले से तय की गई दर पर ब्याज की कीमत भी अदा करनी होती है। साथ ही लोन देने वाला पहले ही साफ कर देता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को लाभ हो या नुकसान हो, लोन की कीमत पूरी अदा करनी होगी। वहीं सिक्योरिटी के लिए आपको अपने लोन की कीमत से कहीं ज्यादा कीमती एसेट लोन देने वाले के पास जमा करना होता है। अब ये बात तो पूरे तरीके से साफ हो चुकी है कि आपको लोन के बदले एक अच्छी खासी कीमत अदा करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं रिजर्व के बारे में। रिजर्व उस मुनाफे को कहा जाता है जिसका बंटवारा किए बगैर ऑर्गेनाइजेशन में वापस लगा दिया जाता है। अगर किसी बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी की कैटेगरी में रिजर्व नजर आ रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड नहीं मिला है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड ना देने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर किसके हाथ में ये फैसला रहता है कि प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड के रूप में बांटना है या फिर उसका इस्तेमाल बिजनेस में लगाए रख कर ही करना है? अब ये भी सच है कि प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन में ये अधिकार प्रोप्राइटर के पास रहता है, और अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें ये अधिकार पार्टनर के पास होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसमें ये अधिकार शेयर होल्डर्स के पास होता है। शेयर होल्डर्स अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जिन्हें डायरेक्टर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के अधिकारों की बात करने के लिए चुने गए थे वो एक ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो शेयर होल्डर के फायदे के लिए नहीं हो? कंपनी के डायरेक्टर निवेशकों से कैसे ये कह सकते हैं कि हमने मुनाफा तो कमाया है लेकिन हम इस मुनाफे में से आपको हिस्सा नहीं देने वाले हैं? ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड देने में भी शेयर होल्डर्स का फायदा हो रहा हो, और इसके साथ ही उनको डिविडेंड ना देने में भी शेयर होल्डर्स का ही फायदा हो। पर ऐसा केवल तभी हो सकता है जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये विश्वास होता है कि कंपनी में ही मुनाफे के पैसों को दोबारा निवेश करके शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं, बजाय इसके कि वो अपने पैसे को बाहर किसी दूसरी कंपनी में जाकर लगाएं। जब कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर का डिविडेंड दोबारा से कंपनी में ही निवेश कर देते हैं तो उनके ऊपर ये एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो उन्हें उतना मुनाफा कमा कर दें जितना मुनाफा शेयर होल्डर्स बाहर बाजार में कमा सकते हैं। इस हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि रिजर्व की कीमत लगभग 15% होती है। अब बात करते हैं लायबिलिटी कैटेगरी में तीसरे आइटम यानी लोन की। लोन के लिए तो पहले से ही 12% की कीमत तय होती है, इसलिए अब बात करते हैं लायबिलिटी कैटेगरी के अंतिम आइटम यानी क्रेडिटर के बारे में। ये सच है कि वेंडर ऑर्गेनाइजेशन से ब्याज की कीमत नहीं वसूलते हैं अगर उन्हें उनका भुगतान तय तारीख पर कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर बिजनेस के क्षेत्र में ये देखा गया है कि अगर वेंडर को उसका भुगतान तय तारीख से पहले कर दिया जाता है तो वो 1% से 2% की छूट देने के लिए तैयार रहता है। अगर हर महीने की 1% से 2% छूट के हिसाब से देखा जाए
तो साल भर में ये छूट 12 से 24% की हो जाती है। अगर हम क्रेडिटर के फंड की औसत कीमत लगाएं तो ये लगभग 18% प्रति वर्ष होती है। अब जबकि हमें लायबिलिटी कैटेगरी के सभी आइटम के फंडिंग की कीमत पता चल चुकी है, तो हम एक बार दोबारा से बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंकलन करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछली दफा जो हमने गणना की थी तो हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.8% निकला था। पहला ऑर्गेनाइजेशन अपनी इक्विटी को बेचकर फंड इकट्ठा करने में यकीन रखता है, तो वहीं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उधार लेकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जुटाने में यकीन रखता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच केवल यही इकलौता अंतर है। फंड इकट्ठा करने के बाद दोनों कंपनियां एक ही तरीके से उन्हें निवेश करने की योजना भी रखती है। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हम ए और बी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानेंगे, वो $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट यानी निवेश इकट्ठा करना चाहते हैं। ए ऑर्गेनाइजेशन ने $1.5 मिलियन की रकम इक्विटी बेचकर इकट्ठा की और बाकी की $0.5 मिलियन की रकम उधार के तौर पर हासिल की, जिस पर उसे 10% ब्याज देना था। वहीं दूसरी ओर ऑर्गेनाइजेशन बी ने $0.5 मिलियन रकम इक्विटी के जरिए हासिल की और बाकी की $1.5 मिलियन की रकम उधारी पर हासिल की थी। अब आपके सामने ये सवाल खड़ा है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे निवेश करना पसंद करेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छे रिटर्न ला कर दे सकता है। तो आइए चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक समान है और यहाँ तक कि जो प्रॉफिट दोनों कमाते हैं वो भी एक समान है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉफिट असल में क्या है। तो प्रॉफिट कमाने की शुरुआत सेल्स के साथ होती है। सेल्स के आंकड़ों में से हम जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको कम कर देते हैं, जिसके बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट का आंकड़ा यानी कुल प्रॉफिट का आंकड़ा मिलता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के आंकड़े में से हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को भी हटा देते हैं, जिसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी पीबीआईटी पर पहुंचते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट का आंकड़ा जब हम घटा देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। इसके बाद सरकार को उसका हिस्सा देना भी जरूरी है और टैक्स घटाने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी बचता है। पीएटी पर शेयर होल्डर और ऑर्गेनाइजेशन के मालिक का अधिकार होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स के बीच नहीं बांटा जाता। इसके पीछे कई अलग अलग वजह होती हैं, जिसमें से एक ये भी हो सकती है कि प्रॉफिट का सीधा सीधा मतलब पैसा नहीं होता है। अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होना जरूरी है। इसी की वजह से प्रॉफिट का केवल एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है और बाकी का हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन में ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉफिट का ये जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में बाकी रह जाता है, इसे लायबिलिटी की कैटेगरी में रिजर्व और सरप्लस हेडिंग के तहत लिखा जाता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि एक शेयर होल्डर डिविडेंड में ज्यादा रुचि रखता होगा, लेकिन एक मैच्योर निवेशक एक बढ़िया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के आंकड़े से ज्यादा खुश होगा। जब तक ऑर्गेनाइजेशन बेहतरीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हासिल करता है तो शेयर होल्डर को बड़े डिविडेंड भी हासिल हो सकते हैं। तो जाहिर है कि इस दौरान इसका एक बड़ा हिस्सा कंपनी के रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। जहाँ तक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो दोनों ही कंपनियां बराबर खड़ी नजर आती हैं। तो जो फर्क है वो दोनों कंपनियों की कॉस्ट ऑफ फंडिंग से पैदा हो रहा है। ए कंपनी का बिजनेस ज्यादातर मालिक के पैसे द्वारा फंड किया गया है, वहीं दूसरी ओर बी कंपनी के बिजनेस को ज्यादातर फंड उधार यानी लोन के जरिए हासिल हुआ है। और जैसा कि हमने अपने पहले गोल्डन रूल के दौरान सीखा था कि बिजनेस में मालिक द्वारा दिया गया पैसा सबसे महंगा फंडिंग का स्रोत होता है। मालिक की फंडिंग के मुकाबले लोन का पैसा हमें सस्ता नजर आता है। तो ए कंपनी के केस में 75% फंड शेयर होल्डर या फिर मालिक की ओर से आए हैं, वहीं दूसरी ओर बी कंपनी के केस में केवल 25% फंडिंग इस महीने शुरू से हासिल हुई है। इस तरीके से बी कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ए कंपनी की एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा कम रहती है। दोनों ही कंपनियों को टैक्स और इंटरेस्ट कटने से पहले जो प्रॉफिट हासिल हो रहा है वो 30% का है। बी कंपनी के केस में इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर के जरिए हासिल किए गए 5 लाख पर तो 30% का प्रॉफिट उसे हासिल हो ही रहा है, पर साथ ही बी कंपनी ने जो 1,50,000 लोन पर लिए थे उस पर भी 30% का प्रॉफिट आ रहा है, जिसके लिए उसे केवल 10% का ब्याज चुकाना पड़ता है। इस तरीके से ये 20% का अतिरिक्त प्रॉफिट कंपनी की जेब में सीधा जा रहा है। चलिए अब नजर डालते हैं दूसरे कारण पर, जिसने बी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज्यादा रिटर्न कमा कर दिया। बी कंपनी ने ए कंपनी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न कैसे कमाए? इसके दूसरे कारण को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि लोन की कीमत मालिक द्वारा दिए गए फंड की कीमत से कैसे अलग होती है। अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि लोन पर लिए गए पैसे का ब्याज टैक्स कटने से पहले चुकाना होता है, वहीं डिविडेंड टैक्स कटने के बाद मालिक को हासिल होते हैं। डिविडेंड टैक्स कटने के बाद जो प्रॉफिट हासिल होता है उसमें से दिया जाता है, वहीं ब्याज टैक्स कटने से पहले जो प्रॉफिट होता है उसमें से चुकाना पड़ता है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस चीज का बी कंपनी को मिल रहे ज्यादा रिटर्न से क्या मतलब? तो बिल्कुल इसका सीधा सीधा संबंध बी कंपनी को हासिल हो रहे ज्यादा रिटर्न से है। वहीं इस उदाहरण में बी कंपनी को 1,50,000 इंटरेस्ट यानी ब्याज के लिए नहीं चुकाने होते। तो क्या आपको लगता है कि शेयर होल्डर का प्रॉफिट 1,50,000 रुपए ज्यादा होता? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसकी वजह से ये है कि अगर बी कंपनी अपना ब्याज नहीं छुपाती तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा 1,50,000 रुपए ज्यादा होता। ऐसी स्थिति में बी कंपनी को ज्यादा मात्रा में 40 की दर पर इनकम टैक्स चुकाना होता,
और इसके तरीके से भी कंपनी के शेयर होल्डर 1,50,000 में से केवल 60% अपने पास रख पाते। गौरतलब है कि सरकार द्वारा रॉ मटेरियल, सैलरी और ब्याज चुकाने पर टैक्स की छूट उपलब्ध कराई जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे उत्पादों पर कम खर्च करने का फैसला लेता है जिन पर टैक्स की छूट हासिल होती है, तो उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में सीधी सीधी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। अब हम ये जानते हैं कि 10% की दर पर ब्याज की कीमत मालिक द्वारा दिए जाने वाले कैपिटल के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ती है, लेकिन अब हमें ये भी मालूम हो गया है कि इंटरेस्ट यानी ब्याज न केवल मालिक की फंडिंग से ज्यादा सस्ता है, बल्कि ये आपको टैक्स में भी बचत दिलवाता है। टैक्स में होने वाली बचत को अगर आप शामिल कर लें तो ब्याज की दर केवल 10% से घटकर केवल 6% रह जाती है। वहीं बी कंपनी ने 5 लाख पर 30% की दर से इंटरेस्ट और टैक्स कटने से पहले प्रॉफिट तो कमाया ही, साथ ही जो 1,50,000 रुपए का कर्ज लिया था उस पर भी केवल 6% का ही ब्याज चुकाया है। इसी का नतीजा है कि बी कंपनी ने 5 लाख रुपए पर 30% का मुनाफा कमाने के साथ ही कर्ज पर लिए गए 1,50,000 के आंकड़े पर भी 24% की कमाई करने में सफलता हासिल की है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन को ये पता चलता है कि उसके फंड कहां से आ रहे हैं और उनका इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के फंड का कोर्स क्या है और उसका खर्च कहां पर हो रहा है। लेखक का कहना है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फंड फ्लो स्टेटमेंट जरूर बनाना चाहिए। हो सकता है अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि फंड फ्लो स्टेटमेंट तो वही काम कर रहा है जो बैलेंस शीट करती है, फिर भी ये इतना जरूरी क्यों है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इसे बनाना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि बैलेंस शीट भी फंड के सोर्स और उनका इस्तेमाल बताती है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं और ये फंड के सोर्स और उनके इस्तेमाल के बारे में सीमित जानकारी ही देती है, जिस वजह से फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। बैलेंस शीट हमें ये तो बता देती है कि कितनी संख्या में हमारे पास फंड आया है, कहां से आया है और उसका इस्तेमाल कहां पर हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट हमें ये बताने में नाकाम रहती है कि ये फंड कब हासिल हुआ और किस समय उसका इस्तेमाल हुआ। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि एक तय समय सीमा के दौरान उसे कितना फंड हासिल हुआ और उसने इस दौरान कितना फंड खर्च किया है। ये जानकारी हासिल करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट जरूरी होता है। अब सवाल उठता है कि इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे इसे समझा जा सकता है। अगर आप एक फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो 2 बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक सालाना फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं तो आपको इस साल की बैलेंस शीट के साथ ही पुराने साल की बैलेंस शीट भी चाहिए होगी। इसी तरीके से अगर आप साप्ताहिक फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह के साथ साथ बीते हुए सप्ताह की भी बैलेंस शीट का इस्तेमाल करना होगा। लायबिलिटी की कैटेगरी में जो पहला आइटम नजर आता है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पिछले साल 100 था, जो कि इस साल बढ़कर 300 हो गया है। शेयर कैपिटल में बढ़ोतरी तभी होती है जब नए शेयर बेचे जाएं, जिसकी बदौलत कैश का इनफ्लो देखने को मिलता है। इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि पिछले 1 साल के दौरान कंपनी ने 200 शेयर बेचे। इस आंकड़े को फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम सोर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसको सोर्स कैटेगरी में डालने का वजह ये है क्योंकि शेयर बेचकर कंपनी को कैश हासिल हुआ था। अगला आइटम रिजर्व और सरप्लस का है, जिसमें पिछले 1 साल के दौरान 125 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्योंकि बिजनेस में होने वाले मुनाफे को रिजर्व और सरप्लस में डाल दिया जाता है, इसको भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की सोर्स कैटेगरी में डालेंगे। लॉन्ग टर्म लोन पर नजर डालें तो इसमें 100 की कमी होती नजर आ रही है। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपने लोन को चुकाया है। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी ने अपना लोन चुकाया है तो इसके लिए उसने अपने फंड को खर्च किया होगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम इस खर्चे को यूज कैटेगरी में डालेंगे। बैलेंस शीट को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि कंपनी के एसेट में बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर भी कंपनी ने ऐसा कुछ खरीदने के लिए अपने फंड को खर्च किया होगा। हम अपने इस कार्य को भी फंड फ्लो स्टेटमेंट की यूज कैटेगरी में डालेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में जो बदलाव हुए हैं उनका भी हिसाब लगाना होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटाने के बाद हमें नेट वर्किंग कैपिटल मिलता है और हमें नेट वर्किंग कैपिटल में पिछले 1 साल के दौरान हुए बदलाव को फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाना जरूरी है। रोमांसिंग द बैलेंस शीट की बुक समरी हमारे दिमाग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी बहुत सारी गलतफहमी को दूर करती है और हमारे अंदर ये आत्मविश्वास और काबिलियत पैदा करती है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। किताब में बताई गई बातें हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वो सारी जरूरी जानकारियां दे देती है जिसके बाद हम बैलेंस शीट या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट देखकर अपनी कंपनी के हालात को बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकें और उसके हिसाब से रणनीति बना सकें। इस किताब के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से केवल ऊपर से आंकड़े देखने पर और उनको गहराई से ना जानने की कोशिश करना हमारे लिए कितनी बड़ी भूल साबित हो सकती है और ये हमारे बिजनेस को बड़े घाटे की ओर ले जा सकता है। उम्मीद है कि आपको रोमांसिंग द बैलेंस शीट की समरी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे।